बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है हम जनरल रिपोर्ट को डिस्कस कर चुके हैं, एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आपने इनके सुपर स्ट्रक्चर पे फोकस करना है ताकि ये मिक्स आउट ना हो जाए। ठीक है, आउटलाइंस आप देख लीजिएगा। हम इसको फर्स्ट हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, टिपिकल राइटिंग सिचुएशन। यानी कि फिजिबल रिसर्च रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो हम किस सिचुएशन में इनको लिखते हैं। ऑल फिजिबिलिटी रिपोर्ट शेयर वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। सारी की सारी जो फिजिबल रिपोर्ट्स होती हैं उनका एक खुसूसियत सेम होती है। वो कौन सी भला? दे आर रिटर्न टू हेल्प डिसीजन मेकर्स टू चूज बिटवीन टू और मोर कोर्स ऑफ सेक्शन। ठीक है, फिजिबल का मतलब होता है आप किसी को किसी बात में आसानी पैदा कर रहे हैं किसी के लिए। ठीक है, तो इसके नाम से क्योंकि ज़ाहिर है कि दूसरों की आसानी पैदा करने के लिए, इसलिए इसका पर्पज़ ये है कि आप ये लिखते इसलिए हैं कि आप किसी बंदे को, वो कंफ्यूज है, उसके पास 2, 3, 4 या ज़्यादा चॉइसेस हैं तो उसको समझ नहीं आ रही उनमें से वो कौन सी चॉइस चूज़ करे, अडॉप्ट करे। ठीक है, आप उसको डिसीजन मेकिंग उसका जो प्रोसेस है उसको ईजी करने के लिए ये रिपोर्ट लिखते हैं। ओके, क्लियर हो गया इतनी बात। नेक्स्ट देखते हैं, even when a feasibility report seems to focus primarily on one course of action, the readers are always considering a second course to leave things the way they are। ठीक है, कि आपका जो फिजिबल रिपोर्ट है उसका फोकस क्या है? वन कोर्स ऑफ एक्शन। और वो वन कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? डिसीजन मेकिंग। कि वो सारी जो चीज़ें हैं जो उसके पास ऑप्शन है उनमें से वो एक ऑप्शन को चूज़ कर ले, डिसीजन बना सके, डिसीजन मेक कर सके। और एट द सेम टाइम उसका पर्पज़ ये है, लीविंग थिंग्स द वे दे आर इज़ टू कंटिन्यू टू लीव थिंग्स द वे दे आर। कि ऐसी चीज़ें जिस तरह वो चल रही हैं वो उनको छोड़ दे, यानी कि कन्फ्यूज़ है अगर वो पज़ल है या फिर ज़्यादा चीज़ों में वो मिक्सअप उसके लिए हो रही हैं, उस वे को वो छोड़े और एक ऑप्शन को अडॉप्ट करके अपने लिए जो अपना डिसीजन मेकिंग है उसको, अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करे और वो आसानी से डिसीजन ले सके। ठीक है, रिपोर्ट पढ़ के आपकी उसको आसानी हो ना, इसलिए रिपोर्ट लिख रहे हैं ना आप। An example of leaving things the way they are is to continue to use metal parts rather than plastic parts in the sailboats। ये एग्जांपल उसने दिया है कि सेल बोट्स कहते हैं कि जो आपकी कश्तियाँ नहीं होती सेलिंग के लिए, यानी कि सेलिंग कहते हैं ना कि जो कश्ती रानी करते हैं उसके लिए जो बोट्स होती हैं। अच्छा, उन बोट्स में वो कह रहा है कि आप अगर मेटल पार्ट्स यूज़ करते हैं ना, देन रादर दैन प्लास्टिक पार्ट्स, तो ये इज़ टू कंटिन्यू टू यूज़ मेटल पार्ट्स। यानी कि आपका ये एक एग्जांपल उसने बड़ी, आप कह लें कि आउट ऑफ कोर्स जाके दे रही है। वेल, आपको मैं इसको इन शॉर्ट समझाती हूँ कि उसने आपको कहा है कि सेल बोर्ड्स में आप मेटल पार्ट्स यूज़ करें रेदर देन प्लास्टिक पार्ट। ठीक है, अगर आप वही कर रहे हैं तो वो अपना काम कंटिन्यू रखें। ठीक है, लिविंग थिंग्स द वे दे आर। ठीक है, आप चीज़ों को जैसे वो हो रही हैं ना वैसे उनको छोड़ दें। इसका ये मतलब है शॉर्ट में कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दें और आप अपना डिसीजन लेके अपना जो प्रोसेस है, अपना जो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। ओके, in many situations, however, readers will already have decided that some change is necessary and will be choosing between two or more alternative to the status quo। क्यों? बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि इंडिविजुअल सोचते हैं कि कुछ चेंज नेसेसरी है, यानी कि चीज़ें जैसे हो रही हैं वैसे नहीं होनी चाहिए, आपके डिसीजन मेकिंग के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए कुछ चेंज भी नेसेसरी है। तो वो चेंज उसको वो मेंशन कर दे, अल्टरनेट कर दे या वट जो भी वो उसको कर दे अपनी रिपोर्ट में, ताकि असल रिपोर्ट का पर्पज़ क्या है, करैक्टरिस्टिक क्या है, सेम वो डिसीजन मेकिंग पार्ट में आपको आसानी हो। अच्छा, वही बात अब आगे जैसे बाकी सब हमने रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा, क्वेश्चन जो रीडर इसमें पूछते हैं, एज दे थिंक अबाउट द चॉइस दे मस्ट टेक, डिसीजन मेक्स आस्क मैनी क्वेश्चन। ठीक है, डिसीजन मेकर्स आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन दीज बेसिक क्वेश्चन रिमेन द सेम। वो कहता है सिचुएशन वेरी करेगी लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो है वो सेम रहेंगे। दैट्स वाई इट बिकम्स पॉसिबल फॉर वन टू यूज द सिमिलर सुपरस्ट्रक्चर ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ वेराइटी ऑफ सिचुएशन डिस्कशन मेक्स आस्क क्वेश्चन, डिस्कशन मेकर्स आस्क क्वेश्चन। वो कह रहा है कि क्योंकि क्वेश्चन सेम रहेंगे, सिचुएशन वेरी करेगी, कोई भी रिपोर्ट है आपकी फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है, तो क्या करना है आपने, सुपर स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही रहेगा सब रिपोर्ट का। ठीक है, हमने एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट का पढ़ा, उसका सुपर स्ट्रक्चर भी सारी रिपोर्ट्स में सेम रहेगा। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, इनका भी सुपर स्ट्रक्चर सारी रिपोर्ट्स में सेम रहेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, why is it important for us to consider these alternatives? Are your criteria reasonable and appropriate? Are your facts reliable? वही सारी बातें जो हम पहले पीछे पढ़ के आए हैं। ये क्वेश्चन आप एक बार रीड आउट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन जाहिर है जिसने डिसीजन लेना है आपकी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ के, तो वो आपसे सवाल तो पूछेगा ना, वो ये सवाल है। ठीक है, इनका वन बाय वन हम हर उसमें सुपर स्ट्रक्चर में आंसर देते जाएंगे और आगे ये डिस्कस भी किए हैं डिटेल से क्वेश्चन। चले हम इसको कर लेते हैं डिस्कस।
वाई इज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर दीज अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स का मतलब है आपने वो किसी सिचुएशन में है, आपने उस सिचुएशन का उसको अल्टरनेट बता दिया है, यानी कि उसका मुतबादिल बता दिया है। अब वो आपके मुतबादिल को जो आपने बताया उसको क्यों कंसिडर करे, उसको क्यों इंपॉर्टेंस दे, इसकी वजह आपने उसको बतानी है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में। Decision makers ask these questions because they want to know why they have to make any choice in the first place। ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि वो चॉइस जो आप उन्हें बता रहे हैं वो चॉइस वो क्यों अपनाएं, या वो वाला डिसीजन वो क्यों करें जो आप उन्हें बता रहे हैं। आपने उनको उनकी वजह बता देनी है। Your readers may need a detailed explanation of a problem to realize the importance of considering alternative course of action. On the other hand, if the readers are familiar with the problem, they may see the importance of considering the alternatives if you simplify remind them of the situation। कि रीडर्स अपने प्रॉब्लम से फेमिलियर हैं, वो जानते हैं उनको क्या मसला है। तो अगर तो आप जो अल्टरनेटिव्स बता रहे हैं, जो आप उनको मसाइल का हल बता रहे हैं सिचुएशन का, वो उनके लिए है इंपॉर्टेंट, यानी कि उनके लिए ज़ाहिर तौर पे फ़ायदेमंद है, फिर तो उसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज़ वो उसको छोड़ देंगे। तो आपने ये उनको डिस्क्राइब करना है कि ये उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे उनके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये आपने उन्हें बताना है। बी पे आ जाएँ, आर योर क्राइटेरिया रीज़नेबल एंड अप्रोप्रिएट। वो ये बताएंगे आपने जो उनको रिपोर्ट बताई है फिजिबिलिटी या जो आपने अल्टरनेटिव्स बताए हैं कि आपका क्राइटेरिया ठीक है या आप वैसे ही उसको हवा में मशवरा दे रहे हैं, ठीक है, ये वो जज करेगा ये चीज़। टू हेल्प यू रीडर्स चूज बिटवीन द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन यू मस्ट evaluate the alternatives in terms of specific criteria at workplace. People want these criteria to reflect the needs and aims of the organization। कि वर्क प्लेस पर क्या होता है, लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्स और नीड को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपने क्राइटेरिया को जज करते हैं कि जो उनको उधर फ़ायदा दे वो ऐसा क्राइटेरिया, ऐसा मेथड, ऐसा आप करें डिसीजन मेक करेंगे ना। तो इसलिए आपने बताना है कि ये क्राइटेरिया उनके लिए कितना रीज़नेबल है, कितना अच्छा है। ये भी इस सवाल का भी जवाब आप उनको देंगे। इधर एग्जांपल से क्लियर हो जाता है ना, तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाना था, वरना भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको ये समझ आता जाए। मुश्किल नहीं है इतना, आपने सिर्फ ये बात माइंड में रखनी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप तब बनाते हैं, एक बंदा कन्फ्यूज़ है ज़्यादा सिचुएशंस में, आपने उसको बताना है कि उनमें से ये वाली बात वो चूज़ कर ले, ठीक है, आपने उसको अल्टरनेटिव दे देना है, बात ख़त्म। अच्छा, वो अब ये सारी बातें पूछेगा कि आपके फैक्ट्स का क्राइटेरिया क्या है, आपके फैक्ट्स रिलायबल हैं या नहीं, और आपके अल्टरनेटिव को वो कंसीडर क्यों करे, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सब का जवाब तो आपने डेफिनेटली उसको देना ही देना है। ये वैसे क्वेश्चन 7, 8 जितने भी हैं डिस्कस हुए में हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर योर फैक्ट्स आर रिलायबल। Decision makers want to be sure that your facts are reliable before they take any action based on those facts। ठीक है, वो डेफिनेटली वो अब किसी भी आपकी बताए हुए किसी भी फैक्ट्स पे वो एक्शन लेने से पहले वो पहले ये सोचेंगे कि आपके फैक्ट्स काबिल एतमाद आप हैं भी या नहीं। अगर काबिल एतमाद होंगे तो तभी ना आपने ऐसा अपना अपने रिपोर्ट में ऐसा उनको प्रोवाइड करना है मटेरियल जिससे वो आपको रिलायबल, आपको क्रेडिबल समझें, ताकि आपका ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो और वो आपके बताए हुए तरीके पे अमल कर सकें, वैसे डिसीजन ले सकें, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द अल्टरनेटिव्स। अब आपने बताना है कि जो आप रास्ता उनको बता रहे हैं, जो आप डिसीजन चूज़ करने का कह रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। रीडर्स वांट यू टू प्रेजेंट एन ओवरव्यू दैट हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड योर डिटेल डिस्कशन ऑन द अल्टरनेटिव। ठीक है, कोई भी आप उनको मेथड या अल्टरनेटिव बता रहे हैं, आप उसके हर जो पॉइंट है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को आप हाईलाइट कर दें, उसको डिटेल से डिस्कस कर दें, ताकि वो ईजी से एक तो डिसीजन बना सकें, दूसरा वो क्रेडिबल भी तभी आपको समझेंगे जब आप उनको मतलब उनको सेटिस्फाई करेंगे आपके आंसर देने में। नेक्स्ट है ई पॉइंट पे आ गया, हाउ डू द अल्टरनेटिव स्टेक अप अगेंस्ट योर क्राइटेरिया। The heart of feasibility study is your evaluation of the alternative in terms of your criteria। वो कहते हैं फिजिबिलिटी जो रिसर्च रिपोर्ट है उसका हार्ट क्या है, उसका दिल क्या है कि इवेल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ योर क्राइटेरिया। अल्टरनेटिव्स का मतलब बच्चे है कि रास्ते, मुतबादल रास्ते। अब उसके पास हैं एक उसका प्रॉब्लम है, उसके पास 4 अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, या तो ये करे या ये करे या ये करे, 4 सिचुएशन है ना। अब आपने उन चारों अल्टरनेटिव्स को इवेल्यूएट करना है, यानी कि उनको आपने बताना है कि ये अल्टरनेटिव ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये कम फ़ायदेमंद है, ये उससे कम फ़ायदेमंद है और ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, आपने अल्टरनेटिव्स को इवेल्यूएट करना है, उनका क्राइटेरिया जज आउट करके उसके सामने रखना है ताकि वो डिसीजन ले सके ईजी से। यू रीडर्स वांट टू नो द रिजल्ट। ठीक है, आपने इवेल्यूएट करके उसको बता देना सारी डिटेल, वो तो सिर्फ रिजल्ट ही जानना चाहता है और रिजल्ट पे वो तब आपका शोर होगा जब आपने फैक्ट्स पे जो आपकी क्रेडिबिलिटी या आपकी रिलायबिलिटी है उस पर होगी। तो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसके माइंड में आएगा, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ अबाउट द अल्टरनेटिव। तो आपने अल्टरनेटिव बताए, उनको इवेल्युएट किया, उनसे कंक्लूजन आपने क्या ड्रा किया, डेफिनेटली आपने रिजल्ट भी तो बताना है ना उन्हें। Based upon your detailed evaluation of the alternatives, you will reach some general conclusion about the merits of each alternative। ठीक है, कि आप हर अल्टरनेटिव के हर जो रास्ता है, हर सिचुएशन है, उसकी आप जनरल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। डिसीजन मेकर नीड टू नो योर कंक्लूजन बिकॉज दीज आर जजमेंट फ्रॉम द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि आपका वो कंक्लूजन जो आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं ना अपना रिसर्च करके, उस कंक्लूजन को वो जानना चाहते हैं, क्योंकि इस कंक्लूजन से क्या करेंगे वो अपने डिसीजन मेकिंग जो उनका स्टेप है उसको वो आसानी से परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू। अब नेक्स्ट पे वही आ गया हमारा जो हम हर रिसर्च रिपोर्ट के आखिर में लिखते होते हैं कि आपका सजेशन, आप सजेस्ट उसको क्या कर रहे हैं अपने रीडर को। ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं कि रीडर को क्या करना चाहिए, सजेशंस आ जाती हैं। बट डू यू थिंक वी शुड डू, अब ये शुड या डू या थिंक ये वाले वर्ड्स आपको खुद ही आपके माइंड में बबल अप होना चाहिए कि ये सजेशन वाला, सॉरी रिकमेंडेशन वाला, सजेशन वाला हमारा सेक्शन है। अच्छा, इन द एंड यू रीडर मस्ट चूज वन ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। डेफिनेटली एंड पे उसको एक ही अल्टरनेटिव चूज़ करना है ना, तो वो अल्टरनेटिव आपने उसको बता देना। बिकॉज ऑफ योर एक्सपर्टीज़ ऑन द सब्जेक्ट, आप क्योंकि एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट में, तभी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं ना, कि आप उन अल्टरनेटिव्स में उनमें एक्सपर्ट हैं, इसलिए आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि लोगों को आसानी हो। आप एक्सपर्ट हैं तो वो एक्सपर्ट नहीं है, वो आसानी से उसमें अपने काम में डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दे वांट यू टू हेल्प देम बाय टेलिंग व्हाट यू रिकमेंड। तो वो ये चाहते हैं कि आप उनको कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करने का कहते हैं, वो आपसे रिकमेंडेशन सीख करते हैं, चाहते हैं, तो आप उन्हें रिकमेंड कर देंगे लास्ट सेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपर स्ट्रक्चर फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट। सुपर स्ट्रक्चर है टू आंसर द रीडर्स क्वेश्चन अबाउट योर क्वेश्चंस अबाउट योर फिजिबिलिटी स्टडीज, यू कैन यूज़ अ सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर हम सब रिसर्च में यूज़ करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, आउटलाइंस होते हैं, जैसे ऐसे कि हम आउटलाइंस बनाते हैं ना, वैसे रिपोर्ट्स का सुपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, या हम उन आउटलाइंस को सुपर स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। देखें, मिलता जुलता है। बाकी सुपर स्ट्रक्चर जनरल रिपोर्ट का हमने पढ़ा, उसके बाद हमने रिसर्च रिपोर्ट का पढ़ा, एम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट का, फिजिबिलिटी रिपोर्ट का पढ़ रहे हैं। ये देखें, इंट्रोडक्शन, क्राइटेरिया, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट, ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स। कुछ चीज़ें चेंज है ना, जैसे ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स उनमें नहीं थे, इवेल्युएशन भी उनमें नहीं थी, थोड़ा कुछ चेंज है फैक्टर्स, तो वो आपने इनको मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, और एक बात याद रखना है, मिक्सअप नहीं करना है सबका सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, मिलता जुलता है, मिक्स हो सकता है, इसलिए आपने सारे को अलग-अलग याद करना है। ओके, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये वही जो पिछले भी सुपर स्ट्रक्चर में था। यू मे कंबाइन द एलिमेंट्स इन मैनी डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। फॉर इंस्टेंस, यू मे इंटीग्रेट योर कंक्लूजन इनटू योर इवैल्यूएशन। वो कह रहा है कि और किसी भी सुपर स्ट्रक्चर में उसने ये नहीं बताया कि आप दो पॉइंट को मर्ज कर सकते हैं, यानी कि कंक्लूजन और इवैल्यूएशन इन दोनों को मर्ज करके आप एक पॉइंट बना दें। वो ये कह रहा है कि यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। और यू मे ओमिट अ सेपरेट डिस्कशन ऑफ क्राइटेरिया इफ़ द नीड नो स्पेशल एक्सप्लेनेशन। अगर कोई क्राइटेरिया है, इसकी अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, दो सुपर स्ट्रक्चर को मिला के एक बना सकते हैं, किसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास ये ऑप्शन है, आप ऐसा कर सकते हैं। कौन से बोला, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में सिर्फ। But it's better to include to each of the 7 elements based upon your understanding of your purpose, audience and situation। लेकिन वो कह रहा है बेटर यही होगा कि आप सारे जो आपको सुपर स्ट्रक्चर के पॉइंट्स दिए गए हैं सबको 1 बाय 1 अपनी रिपोर्ट्स में डिस्कस करें। ये आपके लिए बेटर होगा, आपके ऑडियंस के लिए भी और आपके लिए भी। इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं फिजिबल रिपोर्ट का। In the introduction to a feasibility report, you should answer the reader question, why is it important for us to consider these alternatives। ये क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा ना, जो पहला सवाल है उसका आपने इंट्रोडक्शन में जवाब दे देना है। The most persuasive way to answer the question is to identify the problem your feasibility study will help your readers solve to achieve their goal। ठीक है, सबसे वो कहता है आसान तरीका इस सवाल के जवाब देने का ये है कि आप उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसके मसले को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप बताएंगे कि आप ये अल्टरनेटिव चूज़ करें तो ये आपका मसला सॉल्व कर सकते हैं। बी श्योर टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और गोल दैट इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एम्प्लॉयर और क्लाइंट। सिग्निफिकेंट गोल्स could include reducing the number of rejected parts, increasing your productivity and so on। यहाँ वो आपको ये बता रहा है कि आप जो एम्प्लॉयर हैं या क्लाइंट हैं या जिनके लिए आपने रिपोर्ट लिखनी है ना, उनके सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयर रहें कि उनके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है, उनके लिए जो चीज़ सिग्निफिकेंट रखती है, उससे आप अवेयर रहेंगे तो क्या होगा आपका, इससे होगा उनके गोल से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयर रहेंगे तो
रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजेक्टेड पार्ट्स। तो क्या होगा, आपकी रिपोर्ट्स के जो रिजेक्टेड पार्ट्स हैं, जो चीज़ें उन्हें नापसंद होंगी वो रिड्यूस होंगी, यानी कि वो कम हो जाएंगी। डेफिनेटली जब आप उनके मसले से अवेयर होंगे, उनके मुताबिक लिखेंगे तो वो क्यों आपके रिपोर्ट्स के पार्ट्स को रिजेक्ट करेंगे। और क्या होगा, एक तो रिजेक्टेड पार्ट्स का कम हो जाएगा और दूसरा इंक्रीजिंग द योर प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एंड सो ऑन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द वे फवाज रोड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही प्रिपेयर्ड। उसने फिजिबिलिटी रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन लिखा। क्या उसने लिखा, अ प्रोसेस इंजीनियर इन अ पेपर मिल Fawaz was asked to evaluate the feasibility of substituting one ingredient for another in the furnishing of one of the paper it produces। कि वो कह रहा है कि पेपर मिल में वो काम करता है, उसको कहा गया है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप बनाएं, फिजिबिलिटी स्टडी करें, फिजिबिलिटी रिसर्च करें। किस बात पे, कि एक इंग्रेडिएंट को दूसरे इंग्रेडिएंट में चेंज करना, यानी कि पेपर बनाने में जो इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं उस एक इंग्रेडिएंट को, एक चीज़ को चेंज करना दूसरे में। ठीक है, अब उसने क्या किया, एट प्रेजेंट वी रिलाई ऑन द टाइटेनियम डाइऑक्साइड in our furnishing to provide the high brightness and opacity। पेपर को ज़्यादा ब्राइटनेस देने के लिए वो कह रहा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड हम यूज़ करते हैं। और वो क्या कह रहा है, वी डिज़ायर इन आवर पेपर However, the price of titanium dioxide has been rising steadily and rapidly for several years। बहुत सालों से टाइटेनियम डाइऑक्साइड की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो वो महंगा पड़ रहा है ना वो वाला उनको यूज़ करना, वो क्या कह रहे हैं इंग्रेडिएंट। तो वो कह रहे हैं वी नाउ पे रफली $1400 पर टन ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड और अबाउट 70% पर पाउंड। वो कह रहा है कि अब वो इतना ज़्यादा पर टन पे इतना $1400 या फिर 70 जो सेंट्स है ना पर पाउंड वो पे कर रहे हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड पे। मतलब ये है कि कॉस्ट इसकी हाई है। अब फवाज को ये कहा गया है कि वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कोई सब्स्टिट्यूट बताए, अल्टरनेटिव बताए कि पेपर की जो उसकी मिल है या वट एवर पेपर प्रोडक्शन की मिल है उसमें जो यूज़ हो सके। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। Some mills are now replacing some of titanium dioxide in their furnishing with silicate extenders। अब टाइटेनियम डाइऑक्साइड में की जगह कुछ मिल जो है सिलिकेट एक्सटेंडर यूज़ कर रही हैं। Because the average price of silicate extender is only $500 पर टोन। उसकी $1400 पर टोन थी, इसकी $500 पर टोन है। ठीक है, टोन कहते हैं एक ना, आप कह लें कि एक पैमाना होता है, जैसे आप मिल्क को लीटर्स में मेजर करते हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर, इस तरह आप इसको जो इंग्रेडिएंट है ना इसको आप टोन्स में मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी $500 पर टोन है इसकी प्राइस। आप देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है। वेल अंडर हाफ द कॉस्ट टाइटेनियम डाइऑक्साइड डेफिनेटली, यानी कि जितने में वो आती है ना एक टोन, इसके 2 टोन आ जाते हैं तकरीबन। द सेविंग्स आर वेरी ग्रेट, यानी कि बचत काफ़ी ज़्यादा है इसमें। अब ये प्रॉब्लम हो गई, अब पॉसिबल सिचुएशन बताने हैं। देखें, टू डिटरमिन वेदर वी कुड enjoy a similar saving for our 30-pound book paper, I have studied the physical properties, material handling requirement and cost of 2 silicate extenders, ट्राइसिल 606 एंड जेनओलेक्स 2060। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो पीरियडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, उसमें जैसे लिखे होते हैं ना डिजिट्स एलिमेंट्स, ये वैसे ही है। यानी कि सिलिकेट एक्सटेंडर्स की 2 टाइप्स हैं। वो कह रहा है उसने इसकी और इसकी दोनों की, वो कह रहा है मैंने स्टडी किया है अपनी रिपोर्ट, उसने फैसिलिटी रिपोर्ट जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की। ये प्रॉब्लम आपको मैंने बता दिया, उसका पॉसिबल सिचुएशन बता दिया कि सिलिकेट एक्सटेंडर यूज़ करना शुरू कर दें। ठीक है, वो सस्ते आते हैं। अब फवाज ने क्या किया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट का उसने लिखना है इंट्रोडक्शन में उसने ये पैराग्राफ लिखा है कि वो कह रहा है मैंने ना इसको हैंडल करने के लिए इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, मटेरियल हैंडलिंग को स्टडी किया और बताया कि हम कितनी सेविंग्स कर सकते हैं, ये सारा हमने स्टडी किया। ठीक है, ये बात उसने इंट्रोडक्शन में बता दी। अब व्हाट द राइटर डिड टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबल सिचुएशन। अब राइटर क्या चाहता है आपसे, पॉसिबल सिचुएशन की इसका हल भी हमें बताएं। अब जनरली द इंट्रोडक्शन टू अ लॉन्ग फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड मोस्ट शॉर्ट वंस, के जो लॉन्ग फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं और जो शॉर्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं उनको इंट्रोडक्शन शुड आल्सो इंक्लूड अ प्रीव्यू ऑफ द मेन कंक्लूजन एंड परहैप्स द मेजर रिकमेंडेशन। उसके इंट्रोडक्शन में ही आप मेन कंक्लूजन और मेजर रिकमेंडेशन डाल देते हैं। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आपने अंडरलाइन करना है और मेमोराइज भी करना है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आप इंट्रोडक्शन में ही पॉसिबल कंक्लूजन और मेजर रिकमेंडेशन लिख देते हैं। ठीक है, अब फवाज ने क्या किया, इंक्लूडेड हिज मेजर कंक्लूजन,
कौन सा भला? आई कंक्लूडेड दैट वन ऑफ द सिलिकेट एक्सटेंडर जेनोलेक्स 2060 लुक्स प्रोमिसिंग इनफ टू बी टेस्टेड इन मिल रन। उसने बताया, उसने इंट्रोडक्शन में बताया ना कि ये दो उसने इन पे इनको स्टडी किया, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, और फिर उसने ये भी कंक्लूजन इंट्रोडक्शन में बताना है कि जो ये है ना सिलिकेट एक्सटेंडर, दोनों में से ये जो जेनोलेक्स 2060 है, वो कह रहा है कि ये ज़्यादा उसके लिए उसको ज़्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, दोनों में से मतलब ये है कहने का कि उसने अपना एक्सपेरिमेंट भी बताया इंट्रोडक्शन में कि उसने जो प्रॉपर्टी स्टडी की, और उसने अपना कंक्लूजन भी बता दिया। ये बात आपने याद रखनी है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आप कंक्लूजन और रिकमेंडेशन भी उसके इंट्रोडक्शन में बताते हैं। होप सो आपको ये एग्जाम्पल से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। कंसिडर द वे शाजी रोड द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अब पहले फवाज की हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखवाई, अब शाजी की लिखवाने लगे हैं। देखें, शी प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन ऑफ द बैंक ऑफ द दैट एम्प्लॉयज़ हर। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिस बैंक में वो काम करती है, उनकी रिपोर्ट वो प्रिपेयर करने लगी है, उनको वो फैसिलिटेट करेगी। शाजी वॉज आस्क्ड टू इवैल्यूएट द फिजिबिलिटी ऑफ ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन पर्टिकुलर सब अर्बन कम्युनिटी। शी बिगिंस बाय अनाउंसिंग द टॉपिक ऑफ हर रिपोर्ट। अब उसको कहा है कि एक और नई ब्रांच बनानी है सब अर्बन कम्युनिटी में हमने, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंफ्यूज है, उसने फैसिलिटेट करने के लिए शाजी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करके देनी है। ठीक है, अब उसने कैसे अपना टॉपिक अनाउंस शुरू करने से अपनी रिपोर्ट शुरू किया, यानी कि इसका शाजी की रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन देखें आप। दिस रिपोर्ट डिस्कस द फिजिबिलिटी ऑफ ओपनिंग अ ब्रांच ऑफिस ऑफ अल शामी बैंक इन गुलबर्ग, लाहौर। Then, after giving a sentence of background information about the source of the bank's interest, the exploring this possibility, शाजी emphasizes, पहले उसने बताया कि रिपोर्ट का मकसद ये है कि गुलबर्ग में हमने एक न्यू ब्रांच ओपन करनी है। इसके बाद शाजी ने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ सच फिजिबिलिटी स्टडी। उसने बताया कि उसने अपनी फिजिबिलिटी स्टडी की इंपॉर्टेंस बताई कि in past Al Shami Bank has approached the opening of new branches with great care, which is undoubtedly a major reason why it बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल स्मॉल। वो कह रहे हैं पास्ट में क्या हुआ है कि अल शामी बैंक ने अपनी जो ब्रांचेज़ हैं वो ओपन की हैं, और जिस वजह से वो स्मॉल टाइम में सक्सेसफुल हो गया। प्राइवेटली ओन्ड फाइनेंशियल सिचुएशन इंस्टीट्यूशन इन गुलबर्ग, तो गुलबर्ग में वो सबसे ज़्यादा जो अच्छा सक्सेसफुल प्राइवेटली ओन फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, वो समझा जाता है। ठीक है, उसने यानी कि ये क्या है, इसको अगर हम डिस्कस करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लिटरेचर रिव्यू बन सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ है नहीं है हमारा, यहाँ उसका मतलब हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि वो शाजी इंट्रोड्यूस कैसे करा रही है अपनी रिपोर्ट को। शाजी आल्सो इंक्लूड है हर मेजर कंक्लूजन। अब उसने इंट्रोडक्शन भी दे दिया रिपोर्ट का, उसके बाद उसने थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू भी दे दिया, अब वो देखे कंक्लूजन भी देने लगी है। Overall, Gulbarg offers an appealing opportunity but would present Al Shami Bank with small challenges it has not faced before. वो कह रहा है गुलबर्ग में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अच्छी हैं, लेकिन शामी बैंक को जो प्रेजेंटली चैलेंज हैं वो पहले उसने फेस नहीं किए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब उसने बता दिया कंक्लूजन भी कि कुछ मसाइल भी हैं उनको, जो न्यू ब्रांच है उसको इनिशिएट करने में। द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज़ ऑफन कंबाइंड विद वन और मोर द अदर 6 एलिमेंट्स। और 6 एलिमेंट का वो कह रहा है इंट्रोडक्शन है ना जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट का, उसमें 6 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्राइटेरिया, और डिस्कशन ऑफ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट, एंड ओवरव्यू ऑफ द अल्टरनेटिव्स। और इन एडिशनल ओपनिंग ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आल्सो इंक्लूड वेरियस काइंड ऑफ बैकग्राउंड एक्सप्लेनेटरी एंड फॉरकास्टिंग इंफॉर्मेशन। अब ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन मैंने आपको सिंपल करके समझाना है। हम पढ़ रहे हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसके सुपर स्ट्रक्चर में हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में वो कह रहा है आप फिजिबिलिटी, बाकी तो इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन ही देते थे ना, या किसी सवाल का आंसर देते थे रीडर्स के, तो इसमें हम 6 बातें बताएंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन में 6 एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स ये हैं कि आप डिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया की करेंगे, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स का ओवरव्यू भी देंगे, और क्या करेंगे रिपोर्ट में आल्सो इंक्लूड वेरियस काइंड ऑफ बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी उनके देंगे, और फॉरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फोरकास्ट की उसको भी डिस्कस करेंगे। ये बहुत मेन फैक्टर है फिजिबल रिपोर्ट का। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हम बी पॉइंट इसका, यानी कि क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया आर द स्टैंडर्ड्स दैट यू अप्लाई इन feasibility study to evaluate the alternative courses of action which you are considering। ठीक है, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो आप अपने अल्टरनेटिव को
आप कह लें कि अपने ऑडियंस के लिए इवेल्युएट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। आप बताएंगे कि इस ये अल्टरनेटिव ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये उससे कम है, ये सबसे ज़्यादा है, ये वो इवेल्युएट करेंगे ना क्राइटेरिया में। इंस्टेंस इसके देखें, फॉर इंस्टेंस यानी कि मिसाल के तौर पर टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ ओपनिंग द न्यू ब्रांच ऑफिस शाजी यूजेस मैनी क्राइटेरिया सच एज। इसी रिपोर्ट को, शाजी की रिपोर्ट को आप एग्जाम्पल लेके चलें तो उसने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज इनफ मार्केट, उसने बताया कि बड़ी सी मार्केट है, उसकी एग्जिस्टेंस है गुलबर्ग में। अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग डिपॉजिटर्स अवे फ्रॉम द कंपटीटर्स, वो कह रही है कि यहाँ अगर हम अपनी ब्रांच बनाएंगे तो हमारा एक पॉसिबिलिटी है कि हम डिपॉजिटर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करें, यानी कि ऐसे लोग जो बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, वो ज़्यादा हमें डिपॉजिटर्स यहाँ गुलबर्ग में मिलेंगे। अगला क्राइटेरिया बता रही है कि द लाइकहुड दैट प्रॉफिट्स ऑन द डिपॉजिटर्स एट द ब्रांच विल एक्सीड द एक्सपेंस ऑफ द ऑपरेटिंग इट एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग इट, कि जो डिपॉजिटर्स उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो लाइकवाइज उनका प्रॉफिट जो है डेफिनेटली जब डिपॉजिटर ज़्यादा होंगे तो अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, ये भी क्राइटेरिया एक जज करने का उसका। और नेक्स्ट पे उसने बताया कि द रीजनेबलनेस ऑफ द फाइनेंशियल आउटले रिक्वायर्ड टू ओपन द ऑफिस। अब ये उसने 3-4 बातें बता के ना कि ये भी फ़ायदा, ये भी फ़ायदा, ये भी फ़ायदा, तो उसने बताया कि यहाँ हम जो न्यू ब्रांच अपनी ओपन करेंगे तो उसका आउटले है, उसका फ़ायदा ये है कि उसके हमें एडवांटेज है। क्राइटेरिया उसने डिस्कस कर दिया है शाजी ने। नेक्स्ट है 2 वेज ऑफ प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया को आपने किस वे में प्रेजेंट करना है, उसके भी 2 तरीके हैं। देखें, पहला तरीका डिवोट आर सेपरेट सेक्शन टू आइडेंटिफाई द एक्सप्लेनिंग दैम, यानी कि सेपरेट सेक्शन का मतलब है एक अलग हेडिंग क्राइटेरिया की पहले तो बनाएं। इसको आप इंट्रोडक्शन के साथ या और किसी हेडिंग के साथ मिक्सअप ना करें, अलग हेडिंग बनाएं। ठीक है, राइटर्स ऑफन डू दिस इन लॉन्ग रिपोर्ट और इन रिपोर्ट्स विद द क्राइटेरिया दैम से रिक्वायर्ड एक्सटेंड एक्सप्लेनेशन। राइटर क्या कहते हैं, लॉन्ग रिपोर्ट्स में भी इसके अलग हेडिंग बनाते हैं, या ऐसी रिपोर्ट जिसमें क्राइटेरिया के सेक्शन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर होती है उसमें भी इसकी अलग हेडिंग बनाते हैं। तो आप भी क्या करें, अच्छा ये अलग हेडिंग बना लें। Integrate your presentation of criteria into other elements of the report. फवाद did this in the following sentence। अब फवाद के ऊपर आपने एग्जांपल पढ़ी कि पेपर मिल में वो काम करता है, उसको बताया कि इंग्रेडिएंट को रिप्लेस करना है, तो फवाद क्राइटेरिया कैसे देगा, फ्रॉम द 3rd पैराग्राफ ऑफ दिस हिज इंट्रोडक्शन। टू डिटर्मिन वैदर वो कुड इंजॉय अ सिमिलर सेविंग, उस ऊपर इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ दिया था ना, उसको ही वो क्राइटेरिया में डाल रहा है कि वो कह रहा है कि मैं ये डिटरमाइन किया है कि हमारी सेविंग्स 30 पाउंड्स बुक पेपर की सेविंग हमारी किस इंग्रेडिएंट से आती हैं। फिर वो कह रहा है कि मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया, मेटल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट डिस्कस किया, कॉस्ट डिस्कस किया, सिलिकेट दोनों की, टायर सील 606 की एंड जिनोलॉक्स 26T की। ठीक है, ये उसने क्राइटेरिया बता दिया अपना जज करने का। क्या क्राइटेरिया उसका, कि उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कॉस्ट का सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ये क्राइटेरिया। फिर उसने जज भी कर दिया आगे कि ये जो जिनोलॉक्स 26T है ये वाला ज़्यादा उसने बता दिया कि ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, ये अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए हमें। नेक्स्ट है क्राइटेरिया नेम। फॉर ईच ऑफ द जनरल क्राइटेरिया नेम्ड इन द कोटेड सेंटेंस फवाज हैड सम more specific criteria. For instance, at the beginning of his discussion of physical properties, the 2 extenders he named the third property he evaluated. वो कह रहा है कि आपने क्राइटेरिया को नेम देना है। कैसे भला, फवाज ने अपनी ये पैराग्राफ दिया ना क्राइटेरिया का, उसने क्या किया, बिगिनिंग ऑफ हिज डिस्कशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसने बताई। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या बताई कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो कह रहा है मैंने मैटर्स की डिस्कस की। दूसरा वो कह रहा है मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स भी डिस्कस की। वो कह रहा है 2 एक्सटेंडर्स की उसने फिजिकल प्रॉपर्टी बताई, उनको मटेरियल हैंडलिंग जो जो उसने किया वो बताया, और फिर उसने उनको क्या कर दे, इवेल्युएट भी कर दे। इवेल्युएट क्या किया उसने, कि उसने इसको दूसरी पे तरजीह दे दी, उसने बता दिया कि ये ज़्यादा अच्छी है। इवेल्युएट उसने कैसे किया, डेफिनेटली फिजिकल प्रॉपर्टीज सारा कुछ डिस्कस करके उसने इवेल्युएट किया ना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये कम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन मैं आपको सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने जो मेन बात याद रखनी है ना, वो सारी रिपोर्ट्स का डिफरेंस याद रखना है। फिर अंदर तो आपको और सुपर स्ट्रक्चर सबका याद करेंगे, अंदर आपको पता चल ही जाना है। अगर आपने ये डिटेल लेक्चर लिए होंगे ना, आप खुद ही बता सकेंगे इसमें क्या आता है, इसमें क्या होता है। असल में ना आपको कम्प्लेक्स क्या चीज़ हो रही है, ये जो एग्जाम्पल्स दे रहा है ना, काफ़ी कम्प्लेक्स करके और घुमा फिरा के ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रही है, लेकिन इस पर आपने फोकस नहीं करना। ये जस्ट एग्जाम्पल्स है आपको समझाने के लिए। अगर आपको वैसे आइडिया क्लियर होता है तो रिलैक्स रहें, ठीक है, आप इसको वैसे ही गेन करें। ओके, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।